फ्रीक्वेंसी आपकी जो होती है ये 30 किलोहर्ट्ज के बेसिस में इंक्रीमेंट होती जाएगी। 30 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज में ये डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, frequencies assignment are on 30 kilohertz increment. It means that carrier frequencies can be only as per standard predefined values. जो भी होंगी कैसे होगी, 824.30, 824.60, 060 and so on. Okay, तो ये कभी ऐसा नहीं होगा कि 824.40, 824.055 ऐसा नहीं होगा। ये 30 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज में आप लोगों के पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम डिवाइड होता है। 30 किलोहर्ट्ज, नॉट 30 मेगाहर्ट्ज, 30 किलोहर्ट्ज। तो मतलब मान लो यहाँ से 824.030, 824.060, 834.090, फिर 120, ऐसा ऐसा आप लोगों का वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 45 का गैप होगा पहले, तो एक यहाँ पर 45 मेगाहर्ट्ज का रिवर्स और फॉरवर्ड में गैप होगा, और जो भी फ्रीक्वेंसीज है आपकी 30 किलोहर्ट्ज के इंक्रीमेंट में रहेगी। ठीक है, अब इसके अलावा ये होगा आप लोगों का 1900 मेगाहर्ट्ज में आप लोगों के होंगे 80 मेगाहर्ट्ज जो होगा वो स्पेसिंग होगा आप लोगों का फॉरवर्ड और रिवर्स चैनल के लिए। 80 मेगाहर्ट्ज, यहाँ पे 45 था, यहाँ पर होगा 80 मेगाहर्ट्ज। और जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो 50 किलोहर्ट्ज की इंक्रीमेंट में होगी। मतलब जैसे 1850 .50, 1850 सॉरी 1850 के बाद होगा 18 आप लोगों का 1900, सॉरी 1900, 1900, फिर 1950, 1915 से 200, ऐसे 50 किलोहर्ट्ज की इंक्रीमेंट होता जाएगा आप लोगों का। ओके, तो उसमें होगा 80 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी गैप। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड है, ये IS-95 स्टैंडर्ड है। आप लोग यहाँ पर उसको बेस बैंडविड्थ हम लोग बोल सकते हैं। ये थोड़े स्पेसिफिकेशंस दिए उन्होंने कि, और नीचे भी उसके स्पेसिफिकेशंस दिए क्या क्या हम लोग होते हैं वहाँ पर, तो क्या क्या टर्म्स है और कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो हमारी ये बैंडविड्थ नॉर्मल बैंडविड्थ रहती है 1.25 मेगाहर्ट्ज में, वहाँ पर वर्क करता है नॉर्मल। ये फ्रीक्वेंसी बैंड है। अब चिप रेट वगैरह ये जो है ये कैलकुलेशंस में आएगा, मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब कितने चैनल्स पर सेकेंड हम लोग वहाँ पर यूज कर सकते हैं उसके लिए ये चिप रेट होता है, तो मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रीक्वेंसी बैंड अपलिंक मतलब क्या है, हम लोगों ने में देखा कि दो तरीके के अपलिंक में होते हैं। पहला 869 से 894 का जो है ये आप लोगों का पहला अपलिंक के लिए यूज होते हैं, और जो 1900 मेगाहर्ट्ज का था उसमें 930 से लेकर 980 तक का जो है वो अपलिंक के लिए यूज होता है। और इसमें बाद में डाउनलिंक के लिए 824 से 849 और 1900 में से 850 से लेकर 1910 मेगाहर्ट्ज तक डाउनलिंक के लिए यूज होता है। तो ये दो मैंने बताई, ये सेल्यूलर का हो गया, ये पीसीएस का हो गया, ये सेल्यूलर का, ये पीसीएस का। अब फ्रेम लेंथ 20 मिली सेकेंड का आप लोगों का फ्रेम लेंथ होगा आप लोगों का। एक फ्रेम लेंथ मतलब हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि एक गैप रहता है, एक तरीके से गैप, फ्रेम का गैप मतलब हम लोग 20 मिली सेकेंड की एक विंडो मिलती है, आप लोग इस तरह से कंसिडर कर सकते हो। फिर सॉफ्ट हैंडओवर, सॉफ्ट हैंडओवर मतलब अगर आप लोग एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी रेंज में जा रहे हो, मैंने बताया था आप लोगों को अगर आप ट्रैवलिंग में हो और आप लोग अगर कुछ नेटवर्क को क्रॉस करते हो तो आप लोगों का सॉफ्ट हैंडओवर एक प्रोसीजर है, हैंड ऑफ का प्रोसीजर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, तो वो एप्लीकेबल है यहाँ पर, ये करता है। उसके बाद पावर कंट्रोल, पावर कंट्रोल में आप लोगों का ये एक तरीके से ये एक लिखेंगे तो चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। पावर कंट्रोल में क्या होगा, अपलिंक, अपलिंक में क्या होगा, ओपन लूप प्लस फास्ट क्लोज लूप। ओके, अपलिंक में, और आप लोग डाउनलिंक में स्लो क्वालिटी लूप। स्लो क्वालिटी लूप मतलब एक तरीके से क्या होगा, अपलिंक करते वक्त आप लोगों को जब भी डेटा भेजना है तो वो फास्ट ट्रांसमिशन करता है एज कम्पेयर टू डाउनलोड। जब भी आप लोग देखो, कभी भी आप लोग सर्फिंग करते हो तो स्पीड बहुत फास्ट रहता है नॉर्मल, अभी रेंज की जनरल टॉक करेंगे तो। जब डाउनलोड की बात आती है तो कोई भी डाउनलोडिंग स्लो क्यों हो जाती है एज कम्पेयर टू अपलिंक, रिक्वेस्ट भेजने से डाउनलोड की ये कम क्यों होती है, क्योंकि डाउनलोड करते वक्त आपको हर बार एक नोटिफिकेशंस भेजना होता है, एक वो वहाँ पर नेटवर्क में आपका कम्युनिकेशन उसमें होता रहता है।
एक तरीके से हर बार हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो तब जाके वो कंटिन्यूअसली डाउनलोड होता रहता है, कंटिन्यूअसली सिग्नल उसके अपलोड होते रहते हैं। अगर आप एफडीएम वगैरह यूज करते हैं तो उसमें आप लोग देखो कभी भी अगर मूवी या वीडियोस डाउनलोड करते तो आप लोगों को डाउनलोडिंग के साथ साथ अपलोडिंग का भी एक स्पीड वहां पर आप लोगों को स्पेसिफाई होता है। तो एज कम्पेयर टू अपलिंक, अपलिंक में आप लोगों का स्पीड एज कम्पेयर टू ज्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली पावर जो होगी वो वहां पर ज्यादा यूज कंट्रोल में रहती। कैसे? तो अपलिंक करते समय आप लोगों को ज्यादातर पावर की जरूरत होगी, सॉरी अपलिंक में पावर की जरूरत नहीं होगी, डाउनलिंक में लगेगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज द टू लिंक, अपलिंक और डाउनलिंक दोनों होते रहती है इसमें। ओके, अब इसमें नंबर ऑफ रेक फिंगर्स ये छोड़ दो, इसमें कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ स्प्रेडिंग कोड्स में क्या है, वॉल्स एल्गोरिदम है। वॉल्स एल्गोरिदम में से क्या होता है, एक मैट्रिक्स फॉर्म में कोड होता है, अगर आप लोग बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वॉल्स एल्गोरिदम में मैट्रिक्स फॉर्म में कोड होता है, जिसके मैट्रिक्स के अनुसार आप लोगों के चैनल्स डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं, 00 00 01, उसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे मैट्रिक्स के, उस हिसाब से आप लोगों के चैनल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब नॉर्मली ये क्या है, तो IS स्टैंडर्ड 95 एक वॉइस, डिजिटल वॉइस चैनल की तरह काम करता है, जिसमें पावर कंट्रोल की फैसिलिटी भी है, ड्यूल बैंडविड्थ है, 2 बैंडविड्थ हम लोग यूज कर सकते हैं, लो पावर हैंडसेट को भी वर्क कर सकता है, एनालॉग डिजिटल डिवाइसेस दोनों उसमें काम कर सकते हैं, सॉफ्ट हैंड ऑफ भी पॉसिबल है, सिक्योरिटी के प्रोवाइड करता है। कैसे करेंगे, CDMA का जो कोड मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे ट्रांसमिशन होने वाला है वो, एज वेल एज सर्वर सेल्यूलर का ऑथेंटिकेशन, और आप लोगों का केव एल्गोरिदम के थ्रू वॉइस इंक्रिप्शन होता है। केव एल्गोरिदम वहां पर यूज किया जाता है, तो उसके थ्रू आप लोग यहाँ पर इंक्रिप्शन दे सकते हो। ठीक है, सेल्यूलर ऑथेंटिकेशन, वॉइस प्राइवेसी इंक्रिप्शन, वॉइस प्राइवेसी इंक्रिप्शन, ये वही है। सेल्यूलर ऑथेंटिकेशन मतलब CAVE, केव, ये एल्गोरिदम होता है सेल्यूलर ऑथेंटिकेशन के लिए, यूजिंग वॉइस प्राइवेसी इंक्रिप्शन। ठीक है, तो ये IS 95 चैनल है। आप लोगों का बुक में भी बहुत थ्योरेटिकल पार्ट दिया है, बट हम लोग इसके थ्रू जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सिस्टमेटिकली हम लोग देखते जाएंगे। ओके, अब इसके आगे आप लोगों का है, नेक्स्ट पार्ट है, क्या क्या हाइलाइट्स होंगे आपके IS 95 में। सबसे पहले तो होगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यूज होता है हमारा। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, जिसमें आप लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन ड्यूप्लेक्स एक स्कीम उसकी तरह यूज होती है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में मैंने बता दिया कि rather than instead of using the sorry instead of using frequency division or time division, it uses a code division multiple access which performs the functionality of FDMA and TDMA। FDMA और TDMA की दोनों की फंक्शनैलिटी इसमें यूज होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में। कैसे, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। 125 मेगाहर्ट्ज का रेडियो चैनल आप लोगों का है, उसमें आप लोग अपलिंक डाउनलिंक का ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हो, ट्रैफिक चैनल होता है। Again, several users share a radio channel separated by a code, not a time slot or frequency। मैंने अभी बता दिया कि आप लोग जो रेडियो चैनल्स यूज करने वाले हैं वो कोड के थ्रू आप लोग एक्सेस करेंगे या फिर शेयर करेंगे, कोई टाइम डिवीजन नहीं होगा, कोई फ्रीक्वेंसी डिवीजन नहीं होगा। Again, receiver performs a time correlation operation to detect only desired code word। टाइम कोरिलेशन कब चेक करेगा, जब भी आपको सिर्फ कोड मिलता है, देन एंड देन ओनली आप लोग वहां पर सिर्फ टाइम रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटी है वो रिसीवर एंड पे ही होगी ज्यादा से ज्यादा। बाकी रेगुलर या फिर आप लोग बोलते हैं सेंडर साइड पे या इसकी कोई अदर लोकेशन पे आप लोगों को ये टाइम के एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है। आप लोगों को ये कहाँ पर एक्सेस करना है, ओनली रिसीवर एंड के ऊपर। ओके, रिसीवर साइड पे आप लोगों का टाइम का कैलकुलेशन हो सकता है, उसका रिलेशन आप लोग चेक करेंगे ओनली। ऑल अदर कोड वर्ड्स अपीयर एज नॉइस ड्यू टू डिकोरिलेशन। अगर आप लोगों के एक कॉमन चैनल आप लोग शेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 4 यूजर है और एक कॉमन चैनल शेयर कर रहे हैं, तो उसमें से एक स्पेसिफिक जो कोड आप लोगों को रिसीवर के लिए चाहिए सिर्फ वही वहां पर एक्सेस हो जाएगा, और बाकी जो 3 के जो रिस्पॉन्स होंगे वो एज अ नॉइज की तरह हम लोग कंसिडर करेंगे कि दैट इज अ वेस्ट, एक तरीके से नॉइज है, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, अननेसेसरी डेटा इज देयर, तो हम उसको
इग्नोर करेंगे एक तरीके से। जो आपको कोड चाहिए, एक्चुअली जो रिसीवर के लिए चाहिए, सिर्फ वही वहां पर एक्सेस होगा। बाकी अदर कोड वर्ड्स जो होंगे, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के थ्रू जो आप लोगों ने किया होगा ऑपरेशन, वो जो नंबर ऑफ अदर चैनल्स के होंगे वो वहां पर एज ए नॉइस की तरह कंसिडर किए जाते हैं, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। Receiver needs to know only code word and frequency used by the transmitter. ये सिर्फ मैं हाइलाइट्स बता रहा हूँ, ठीक है, हाइलाइट्स बता रहा हूँ। इसका एक्चुअली सीडीएमए से एक रिलेटेड रिलेशन है, जो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करवा दूंगा कि किस तरह से काम होता है, ठीक है। तो रिसीवर नीड्स टू नो ओनली कोड वर्ड एंड फ्रीक्वेंसी यूज बाय द ट्रांसमीटर। आपको क्या चाहिए डेटा एक्सेस करने के लिए? सिर्फ आपको कोड वर्ड चाहिए होगा और फ्रीक्वेंसी आप लोगों को चाहिए होगी, बस, दैट्स इट। उसके बेसिस पे आप लोग अपना डेटा रिसीव कर सकते हो। अब इसमें यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी रीयूज हो सकती है आप लोगों के। अगर वन टाइम आप लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी यूज कर ली है, सो यू कैन यूज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैनल, आप लोग उस फ्रीक्वेंसी को दूसरे चैनल्स को अलोकेट कर सकते हैं, दूसरे यूजर्स के लिए आप लोग उसको अलोकेशन कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो लार्ज कैपेसिटी वहां पर इंक्रीज हो जाती है। वी आर गोइंग टू यूज द फ्रीक्वेंसी डिवीजन एंड टाइम डिवीजन फंक्शनैलिटी इन कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। so obviously the performance of CDMA is better as compared to FDMA and TDMA, okay। तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आप लोगों के मैंने बताया था। अब वापस आते हैं यहाँ पर अपने चैनल्स के ऊपर। IS-95 का एक्चुअली आप लोगों का किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब देखो, ये थियोरेटिकल पार्ट है। अभी मेरे पास बुक नहीं है, थैंक्स टू स्नेहा, उन्होंने मुझे ये भेजा था। तो ये मैं उसमें से थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को ये बता देता हूँ कहाँ कहाँ होते हैं। तो IS-95A और IS-95B, देखो यहाँ पर सब दिया हुआ है। तो ये पहला जो है आप लोगों का चैनल 800 to 900 मेगाहर्ट्ज का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिया है। और दूसरा ये होता है आपका 1800 to 1900 मेगाहर्ट्ज, जो PCS बैंड है, ओके। तो ये डिजिटल मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है, विच इज डेवलप्ड बाय द प्रोफेसर जॉर्ज कूपर ऑफ पर्ड्यू यूनिवर्सिटी इन US, ओके। 1970s में इसको पहले इनिशियल किया था एज अ फ्रीक्वेंसी स्प्रेड स्पेक्ट्रम के दौरान। इसको वहां पर डिप्लॉय किया गया था एक तरीके से, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल पार्ट हो गया, यहाँ पर थियोरेटिकल पार्ट हो गया। अब इसका एक्चुअली आर्किटेक्चर किस तरीके से काम होता है, यहाँ पर आर्किटेक्चर में आप लोगों का जैसा GSM होता है, उसी तरह आप लोगों का IS-95 आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। इस तरह से ये देखो, IS-95 आर्किटेक्चर इसमें होगा। तो mobile switching center, yes, mobile switching centers are there, BTS BCS are there, mobile stations are there, authentication facility is there, HLR VLR EIR authentication center is there, other VLRs are there, public land mobile network, public switch telephone network। उसके बाद आप लोगों के ये अदर एक्सटर्नल नेटवर्क है जो आप लोगों के मोबाइल के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग अगर GSM की डायग्राम भी निकालते हो तो भी ठीक है, ये भी निकालते हो तो भी ठीक है, ठीक है, सिंपल वे में। ये मोबाइल स्टेशन BTS MSC निकालो, एक्सटर्नल नेटवर्क निकालो, उसको पैरेलली MSC को फिर HLR VLR EIR और ऑथेंटिकेशन सेंटर को अप्लाई करो। अब ये तो हो गया आप लोगों का आर्किटेक्चर डायग्राम, ठीक है। आप लोग अभी ये आर्किटेक्चर डायग्राम निकालेंगे, IS-95 आर्किटेक्चर मॉडल। तो मैंने आप लोगों को अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन IS-95 फ्रीक्वेंसी स्प्रेड स्पेक्ट्रम या फिर स्टैंडर्ड, तो आप लोग पहले क्या लिखेंगे? वो IS-95A और IS-95B डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, डिजिटल प्लस एनालॉग भी बोल सकते हैं। दो फ्रीक्वेंसीज बताएंगे आप लोग, 800 to 900, 1800 to 1900 का। हर एक में आप लोगों को मैंने बता दिया कि उसमें 45 मेगाहर्ट्ज का गैप होता है, इसमें 50 मेगाहर्ट्ज का गैप होता है, 30 किलोहर्ट्ज का इंक्रीमेंट होता है और 80 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट, नहीं सॉरी, 80 मेगाहर्ट्ज का गैप होता है और 50 किलोहर्ट्ज का इंक्रीमेंट होता है, ओके। तो ये आप लोग लिखेंगे और कुछ फैसिलिटीज लिखेंगे। पावर कंट्रोल होता है, 1.25 का अपलिंक डाउनलिंक वहाँ पर होता है। तो ये थियोरेटिकल पार्ट है जो आप लोगों को मैंने बता दी। ये वीडियो की लिंक भी मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू IS-95।
अगर आप गूगल पे डालेंगे ना IS-95 का तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं सर्च कर रहा हूँ तो मुझे स्पेसिफिक कुछ भी नहीं मिला, मुझे सिर्फ 2 वीडियोस मिले हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वहाँ पर। ये सब एक्चुअली ये ओल्डर वर्जन हो गया है ना, तो इसका अभी कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, गूगल पे तो है ही नहीं, सिर्फ बुक में है, तो वो बुक के हिसाब से ही आप लोगों को वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो देखो अभी ये क्या है। द की टू द नॉर्थ अमेरिकन सिस्टम रेफरेंस मॉडल फ्रॉम द सेल्युलर स्टैंडर्ड TR-45, और जो डिफरेंट नेटवर्क एंटिटीज विद इन IS-95 आर वेरी सिमिलर टू द GSM नेटवर्क। ठीक है, बहुत सारे जो उसमें जो कंपोनेंट्स है, MSC, PTS, BSC, EIR, ये जो बहुत सारी चीजें है वो आप लोगों के GSM के साथ मैच करती है। तो IS-95 इसको हम लोग बोलते हैं CDMA1। Okay, IS-95 it also called as a CDMA1. It is used as a CDMA, code division multiple access, for its radio and last mile communication। लास्ट माइल या फिर रेडियो कम्युनिकेशन को लास्ट माइल कम्युनिकेशन बोलते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, वो चलती रहती है। अगर आप लोगों को याद होगा, आप लोग अगर वॉइस सिग्नल्स हम लोग भेजते हैं, अगर आप लोग उसको सैटेलाइट के लिए भेजते हैं तो वो चलते रहते हैं कहीं तो एक जगह पर, जहाँ पर उसको जब तक रिसीव नहीं होते तब तक वो घूमते रहते हैं। ओके, तो लास्ट माइल कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं। अदर देन द रेडियो इंटरफेस, द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क एंड स्पेशली द कोर आर वेरी सिमिलर टू GSM। तो बेसिक आप लोगों का है, जो स्ट्रक्चर है बेसिक, वो GSM के बेसिस पे ही है, सिर्फ एडिशनल 1 और 2 चेंजेस आर देयर। ओके, अब उसमें क्या क्या चीजें देखो, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सबको पता है। मोबाइल स्टेशन होता है, इट इज अ एंड यूजर which want to communicate with the other network by using the radio frequencies, and it is also called as a standalone device। Base station is a one kind of intermediate between your mobile station and MSC। उसके बाद उसमें 2 तरीके के आएंगे, बेस ट्रांसड्यूसर स्टेशन एंड बेस स्टेशन कंट्रोलर। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है आप लोगों की कंट्रोल करने की। ठीक है, तो ये बाकी चीजें तो इसमें हो चुकी है। अब सीधे नेक्स्ट आते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे। अब इसमें थोड़ा सा एक पार्ट एडिशनल है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर के कुछ डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनैलिटी अलग अलग MSCs वहां पर आप लोगों के प्रोवाइड किए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो मेन स्विचिंग सेंटर होता है विच इज इक्विवेलेंट टू टेलीफोन एक्सचेंज इन अ फिक्स नेटवर्क। एक टेलीफोन एक्सचेंज की तरह फिक्स नेटवर्क का काम वहां पर करता है। तो वन ऑफ द मोर फंक्शन क्या होंगे, देखो पहले MSC के फंक्शंस क्या है। अब इन्होंने ये पुराने जो है लोग, उन्होंने क्या याद रखने का तरीका लिखा है, देखो ABCORS-TTV, ABCORS-TTV। ओके, अपना अपना दिमाग रहता है क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है। ठीक है, तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर पहले वर्क करेगा एंकर की तरह। जो फर्स्ट MSC पे है वो प्रोवाइड करेगा रेडियो कॉन्टेक्ट टू कॉल, रेडियो कॉन्टेक्ट करेगा कॉल आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। बॉर्डर MSC इट इज टोटली कंट्रोलिंग ऑन द BTS, और उसके एडजेसेंट लोकेशन को वो कंट्रोल करता है फॉर द मोबाइल स्टेशन। कैंडिडेट MSC दैट कुड पॉसिबली एक्सेप्ट अ कॉल और हैंड ऑफ, मतलब यहाँ से आप लोग बोलते हैं कि अगर मुझे यहाँ से दूसरे को दूसरे लोकेशन दूसरे स्विचिंग सेंटर को पास करना है, तो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ MSC टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस कॉल विदाउट डिस्टर्बिंग इट। ओके, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और वो आपकी फ्रीक्वेंसी भी वहां पर आप लोगों की वहां पर एलोकेट हो जानी चाहिए प्रॉपरली। फिर उसके बाद ओरिजिनेटिंग MSC, द MSC डायरेक्टिंग एंड एन इनकमिंग कॉल टुवर्ड्स अ मोबाइल स्टेशन। ओरिजिनेट करना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, कहाँ से आया है, कहाँ तक भेजना है वगैरह। रिमोट MSC, द MSC एट द अदर एंड ऑफ एन इंटर सिस्टम ट्रंक। ओके, एक तरीके से हम लोग इसको बोलेंगे कि मेन जो आप लोगों का सब्सक्राइबर होता है, जो आप लोगों को ये प्रोवाइड करते हैं डिजिटल ये लैंडलाइन या मोबाइल स्टेशन सर्विसेज, जो सब्सक्राइबर सर्विसेज जो देते हैं, उसके लोकेशन पे ये आप लोगों के रिमोट MSCs होंगे। सर्विंग MSC प्रोवाइड करंटली प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ कॉल। टैंडेम क्या होगा इसका मीनिंग, चलो देखते हैं। An MSC providing only trunk connection for a call in which a handoff has occurred। ओके, ट्रंक कनेक्शन मतलब आप लोगों को पुराने फोन पता है, पुराने फोन में आप लोग ट्रंक कॉल करते थे। ट्रंक कॉल में क्या होता था, आपको सब्सक्राइबर को बताना पड़ता था कि 1 से 2 के बीच में मुझे इस लोकेशन को इसको फोन लगाना है।
तो वो अपने अपने जो फोन थे उनको रिकॉर्ड करके रखते थे, अपना रजिस्टर्ड करते थे कि 1 से 2 का चैनल मेरा होगा, तो उस दौरान में अपने रिश्तेदारों से कोई पर्सन है तो मैं उनसे कॉल कर सकता हूँ, तो वो ट्रंक कॉल बोलते थे। तो वो कॉलिंग के लिए यूज होता था। मतलब आप लोगों को यहाँ से अगर दूसरे सिटीज में कॉल करना है तो पुराने टाइम पे वो पैचिंग करते थे उस दौरान। सिर्फ ऐसा बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज वगैरह वहां पर नहीं थे, तो वो सिर्फ आप लोगों के पिन निकाल के आप लोगों के वहां पर एक्सचेंज करवा देते थे। यस, तो वो ड्यूरेशन आपको पहले रजिस्टर करवाना होता था कि आई वांट टू कॉल फॉर दिल्ली फॉर ड्यूरेशन हाफ आवर, 1 घंटा 2 घंटा, क्या जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से फिर वो ट्रंक कॉल आप लोगों के एस्टेब्लिश होते थे। एक तरीके से ये टैंडेम एमएससी क्या करेगा, एक ट्रंक कनेक्शन प्रोवाइड करेगा फॉर कॉल इन विच हैंड ऑफ हैज अकर्ड। एक हैंड ऑफ करना मतलब एक लोकेशन से एक एनवायरमेंट से, एक सेल से दूसरे सेल में अगर आप लोग जाते हो तो आपके कनेक्शन को मूव ऑन करना दूसरी तरफ। ठीक है। टारगेट एमएससी, हैंड ऑफ को सिलेक्ट करना है, द एमएससी सिलेक्टेड फॉर हैंड ऑफ। हैंड ऑफ के लिए आप लोग आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा कि कौन से स्टेशन से आप लोगों को वो लेना है, सर्विसेज लेनी है एंड सो ऑन। एंड विजिटेड एमएससी, जब आप लोग वहां पर हो जाते हैं, वहां पर आप लोग अगर हैंड ऑफ हो जाता है तो वहाँ के मोबाइल सर्विसेज, मोबाइल स्टेशन को जो भी सर्विसेज चाहिए होगा उस हिसाब से वो वहाँ पर एमएससी, विजिटेड एमएससी जो होंगे वो सर्विस करे प्रोवाइड करेगा। मतलब एक तरीके से क्या है, तो ये बहुत सारे स्विचिंग सेंटर्स हैं। एक तरीके से हम लोग लोकेशन के हिसाब से वहाँ पर एमएससीज होंगे, वो एमएससीज ये बहुत सारी फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करते हैं। एंकर का काम करना, रेडियो को प्रोवाइड करना, कॉल एक्सेप्ट करके हैंड ऑफ प्रोवाइड करना, या फिर इनकमिंग कॉल को डायरेक्ट करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ट्रंक सिस्टम, ट्रंक कनेक्शन प्रोवाइड करना, हैंड ऑफ को सिलेक्ट करना और मोबाइल स्टेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करना। एचएलआर को पता है आप लोगों को, एचएलआर मतलब क्या है, होम लोकेशन रजिस्टर विच स्टोर द ऑल द आइडेंटिटी रिलेटेड टू योर मोबाइल एप्लीकेशन। जो सब्सक्राइबर होते हैं पूरी उनकी मेंटेन करता है इंफॉर्मेशन, आपके जो भी मोबाइल यूजर्स होंगे या फिर आपके मोबाइल स्टेशन जो होंगे उनकी सब इंफॉर्मेशन वो वहाँ पर स्टोर करता है। उसके बाद कुछ एडिशनल है, डेटा मैसेज हैंडलर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलेटिंग द बिलिंग डेटा। आप लोगों ने कितना डेटा कोर्स क्या बोलते हैं अपलोड किया, डाउनलोड किया, पास किया, ट्रांसमिट किया, ऑल दिस इंफॉर्मेशन कैन बी हैंडल बाय द डेटा मैसेज हैंडलर। उसके बाद आप लोगों का वीएलआर, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, मूव ऑन कर रहे हो आप लोग, जहां जहां मूव ऑन करते जाएंगे वहां का एक टेम्पररी एड्रेस आपका जब भी जनरेट होता जाएगा और रजिस्टर्ड होता जाएगा एवरी टाइम। ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन सेंटर, एज यू नो मैंने बोल दिया था आपको, ऐसा ऑथेंटिकेशन किस बेसिस पे होता है, 2 जगह पे होता है। एक मोबाइल के अंदर सिम कार्ड के थ्रू ऑथेंटिकेशन होता है, एक आपका सब्सक्राइबर के पास ऑथेंटिकेशन होता है। ओके। दूसरा इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड, आपके मोबाइल का अंदर का सिम कार्ड, उसकी जो भी आईडीज है, IMEI आईडी, IMSI, ISI आईडी वगैरह, जो मैंने आपको 6-7 आईडीज बताए थे वो उस हिसाब से। ऑपरेशन सिस्टम, OS is responsible overall management of the wireless network। ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगी एक बेस सिस्टम वो जो कि वो ऑपरेट करेगी वहां पर आप लोगों की। ऑब्वियसली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वैसे एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जो उसको पूरा का पूरा मैनेज करती है वायरलेस नेटवर्क को। इंटरवर्किंग फंक्शंस, IWF enables the MSC to communicate with the other networks। ओके। बहुत सारे MSCs है तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एज वेल एज द बहुत सारे एक्सटर्नल नेटवर्क होंगे। एक्सटर्नल नेटवर्क, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क PSTN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN, पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क लैंडलाइन आपका, और पब्लिक स्विच पैकेट डेटा नेटवर्क। इतना याद रहने की जरूरत नहीं है, 3 भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। PSTN, PLMN, ISDN, तो अदर नेटवर्क के साथ आप लोग इसको कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये है आप लोग का आर्किटेक्चर। IS-95 आर्किटेक्चर आप लोगों को ज्यादातर पूछा जाता है, तो आप लोग उसको ड्रॉ करेंगे। ये सारे बहुत सारी चीजें जो GSM से बेस्ड ही है, GSM से सिर्फ OS, IWF और ये आपका एक्सटर्नल नेटवर्क, और साथ ही साथ वो DMF डेटा मैनेजमेंट का जो आप लोगों का दिया था
ये लास्ट डेटा मैसेज हैंडलर, ये 4 चीजें सिर्फ एडिशनल है, बाकी सब जीएसएम का है। मतलब आप लोगों ने जीएसएम कर लिया, मतलब IST95 आर्किटेक्चर भी हो गया आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का ये IS95 का वर्किंग होता है। अब ये देखो, एक छोटा सा पार्ट है एक्चुअली, एक छोटा सा पार्ट है जिसमें आप लोगों को फॉरवर्ड चैनल और रिवर्स चैनल का मैंने बताया था, ठीक है, फॉरवर्ड चैनल और रिवर्स चैनल। अब बाय परफॉर्मिंग द टास्क बिटवीन बेस स्टेशन टू एमएस और एमएस टू बेस स्टेशन, ठीक है। ये है आप लोगों के लिंक होते हैं, रेडियो लिंक। तो उसमें आप लोगों के बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स होते हैं, जैसे पायलट, सिंक्रोनाइजेशन, पीसीएच 1 से लेकर पीसीएच 7 तक, कोड चैनल, कोड 1 से लेकर कोड 55 तक, फिर ट्रैफिक चैनल क्या होते हैं, एक्सेस चैनल क्या होते हैं। तो ये आप लोगों के फिर फॉरवर्ड और रिवर्स चैनल का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये छोटे छोटे पार्ट है। अब ये ज्यादातर मेरे ख्याल से पूछा तो नहीं जाता, जितना मैंने पिछले सेम में देखा है, बट अगर 1 और 2 क्वेश्चंस अगर है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। 2 मिनट में चेक कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन पेपर्स में, आपके पास क्वेश्चन पेपर है क्या? हेलो एवरीवन, पिछले सेम के क्वेश्चन पेपर है क्या? हाँ सर। ये देखो हाँ, ये मैंने पिछले बार के निकाल के रखे। तो देखो, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन IS95 आर्किटेक्चर, पहले एग्जाम में पूछा गया था, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन IS95 आर्किटेक्चर। उसके पहले क्या पूछा गया है, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ये मेरा आने वाला है, मैं लेने वाला हूँ, ये पार्ट आने वाला है, ठीक है। हाँ। तो ये एक बाकी है। फिर उसके बाद हाँ, यहाँ पर ये 5G का वैप का मैंने आप लोगों का हो चुका है, वैप एनवायरनमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया वहाँ पर। 3G हमारा टॉपिक बाकी है, तो 3G के एप्लीकेशन में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब इसके अलावा हाँ सर। इसके अलावा यूनिट 4 में वर्चुअल होम एनवायरनमेंट, ये नया टॉपिक दिख रहा है मेरे को, ये देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, वैप हो गया है। जीपीआरएस के 5 एप्लीकेशन हम लोगों को पढ़ने, जो बता दिए मैंने आप लोगों को, फिर से रिवाइज कर दूंगा लगे तो ये मेरे पूरे अब तक के जितने क्वेश्चन पेपर है मैंने एक ही फाइल में अटैच कर दिए, आप लोगों को चाहिए होंगे तो ले लेना। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन IS95 चैनल स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। ओके, एग्जांपल मतलब आप लोग क्या लिखेंगे इसमें, आप लोग वो चैनल लिखेंगे 800 टू 900 मेगाहर्ट्ज का और 1800 टू 1900 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है। आप उसमें एग्जांपल में क्या लिखेंगे, ए चैनल, बी चैनल, आप लोग वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक वहाँ पर आ जाएगा स्ट्रक्चर, जो मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, 45 मेगाहर्ट्ज और 50 मेगाहर्ट्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। IS95 को इसमें थोड़ा ऐड करो, क्या है, कैसा है, थियोरेटिकली इसको बिल्टअप करने की कोशिश करो। और फिर नीचे आप लोग क्या लिखेंगे, IS95 चैनल हैविंग टू सेपरेट चैनल, एक सेल्यूलर स्पेक्ट्रम होता है और एक पीसीएस स्पेक्ट्रम होता है। तो पीसीएस स्पेक्ट्रम का वो डायग्राम मैंने अभी बताया, मैं आपको इसकी लिंक भेज देता हूँ। तो वो डायग्राम, उसके बाद ऊपर की डायग्राम, और नीचे आप लोग उसके जो भी पावर कंट्रोल था, कितना फ्रेम लेंथ कितना था, वो था, ये आप लोग वहाँ पर नोट डाउन करेंगे अगर ये सवाल आता है तो 95 चैनल के अंदर। ओके, हैंड ऑफ का प्रोसीजर मुझे पता है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, वो सिंपल है। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जब जाते हैं तो फिर वहाँ पर किस तरह से वो हैंड ऑफ होता है एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वेब गेटवे, व्हाट आर द फंक्शन। वेब गेटवे कहाँ यूज होता है आप लोगों का, बिटवीन द मिनी ब्राउजर और सर्वर के बीच में वेब गेटवे होता है। आप लोग उसको वहां पर लिखेंगे और पूरा का पूरा वेब को एक्सप्लेन करेंगे, उसमें गेट पे आ जाता है। तो ये है आप लोगों का, मतलब कोई भी सवाल आता है, आप लोगों के 5 सवाल तो यहीं पे खत्म हो गए। IS95 हो गया आप लोगों का, फिर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हो गया। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है, आप पढ़ाई शुरू करो, जहाँ दिक्कत आएगी मुझे बता देना, मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करके दे दूँ। सॉरी, ये वर्चुअल होम एनवायरनमेंट आप लोगों को चेक करना है, ये सिलेबस में है ही नहीं वर्चुअल होम एनवायरनमेंट। अब इसका कुछ लॉजिकल नेम अलग होगा या फिर VLR या फिर कुछ अलग से नाम से उसको यहाँ पर नोट डाउन किया होगा बुक में, तो वो हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। तो सिर्फ CDMA का मैं कैलकुलेशन बाकी है, मैं आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में बता देता हूँ, कल कर लेंगे हम लोग, या फिर दोपहर का अगर मैनेज होता है तो हम दोपहर में वो एक्सप्लेन करवा दूंगा।
मैं दोनों वीडियो भेज देता हूँ, कैलकुलेशन वाला और ये जो अभी मैंने वीडियो बताया था वो। ओके हाँ सर। हाँ। चले।